गुड मॉर्निंग बच्चों हमारे 12th कक्षा के अंतर्गत सामान्य हिंदी में आलोक दिनवा जी का पतंग जो शीर्षक पद्य पाठ है वो चल रहा है। इस पाठ की बच्चों आज से पूर्व हमारी 3 कक्षाएं हो चुकी है, जिनमें हमने भाग प्रतक में आलोक दिनवा जी के परिचय के बारे में जाना, साहित्य के बारे में जाना, और भाग 2 और 3 की जो हमारी कक्षाएं थी उनमें हमने पतंग शीर्षक कविता के प्रथम और द्वितीय पद्यांश को समझने का प्रयास किया। आज की बच्चों ये जो अपनी कक्षा होने जा रही है, इसमें हम पतंग शीर्षक कविता का आपका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, या ये जो पाठ है उसका अंतिम पैराग्राफ हम लेते हैं या इसका अध्ययन करते हैं। तो बच्चों इससे जो पहले की कक्षाएं थी उसमें प्रथम पद्यांश में हमने देखा कि कवि भाद्रपद चले जाने के बाद में शरद ऋतु के आगमन होने का वर्णन करता है। बादलों की तुलना खरगोश की लाल लाल आँखों से करता है। साथ ही साथ बच्चे किस तरीके से समूह में इकट्ठे होकर पतंग उड़ाते हैं उसका वर्णन करता है। इसके बाद में द्वितीय पद्यांश में कवि कहता है कि हो जाते हैं बेसूध, कि बालक जब पतंग उड़ाते हैं तो बेसूध हो जाते हैं, उन्हें किसी की भी चिंता या परवाह नहीं रहती है, छतों के किनारे तक भी आ जाते हैं, डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, लेकिन उन्हें रोकता है उनके ही शरीर का रोमांचित संगीत, कि उनके ही शरीर से, उनके ही शरीर का जो एक पार्ट या अंग है, उनके कदम जो बहुत ही कोमल है, सॉफ्ट है, उनकी जो ध्वनि निकलती है, लयात्मक संगीत निकलता है, वही उन्हें बचाता लेता है। तो इस प्रकार बच्चों पूरी पतंग शीर्षक कविता में प्रथम और द्वितीय पद्यांश में कवि प्रकृति का मानवीकरण कर रहा है, प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से अपने हाव भाव को हमारे सामने रख रहा है, साथ ही साथ छोटे बालकों की क्रिया प्रतिक्रियाओं को भी अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा है। आज बच्चों हम आलोक दिनवा जी की पतंग शीर्षक कविता का जो नंबर 3 का, या हम कहें कि अंतिम जो पद्यांश है, इसका अध्ययन करेंगे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने शरीर के रंध्रों के सहारे, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो यहाँ पर बच्चों कवि ने अपने मनोभाव हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। यह जो पद्यांश है बच्चों, उसमें कुछ शब्द कठिन हैं, उनका हम अर्थ देख लेते हैं। वे, यहाँ पर वे बच्चों जो सर्वनाम आया है, यह सर्वनाम बच्चों के लिए, पतंग उड़ाने वाले बालकों के लिए आया है। तो ये बहुवचन है, एक वचन न होकर बहुवचन है, और वे का प्रयोग कवि ने यहाँ पर बालकों के लिए किया है, जो कि अपनी छतों पर झुंड में इकट्ठे होकर, ग्रुप में इकट्ठे होकर पतंग उड़ा रहे हैं। यहाँ पर शब्द आया हमारा रंद, शब्द होता है बच्चों रंद। अब रंद शब्द से कवि ने यहाँ पर रंदो शब्द बनाया है। रंद का अर्थ होता है रोम, और रंदों का अर्थ होता है रोम। रोम जो होते हैं ना, बहुत सारे रोम, अर्थात हमारे रोम छिद्र, शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं जिनसे पसीना निकलने का कार्य होता है, उन रोम छिद्र को रंद कहा जाता है। तो रंदों के सहारे अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से बच जाते हैं। यहाँ पर शब्द आया नीडर, हमारा नीडर शब्द आया है, नीडर। अब देखिए बच्चों आप, डर के आगे नी उपसर्ग लगा हुआ है। डर का अर्थ होता है खौफ, भय या डर। नी का अर्थ होता है नहीं, अर्थात जिन्हें डर बिल्कुल भी नहीं है, खौफ नहीं है, घबराहट नहीं है, तो उसके लिए शब्द का प्रयोग होगा नीडर। सुनहले सूरज के सामने आते हैं, सुनहले,
सुनहले का अर्थ होता है प्रातःकालीन जो सुनहला लालिमा लिए हुए सूर्य उदित होता है या जो सूरज निकलता है उसे सुनहले सूरज कवि ने कहा है। लेकिन प्रातःकालीन जैसे सूर्य निकलता है लालिमा लिए होता है, तरोताज़ा होता है और आते ही वो अपनी किरणों का या प्रकाश जो है चारों तरफ पृथ्वी पर फैला देता है, तो उससे कवि ने बच्चों क्रियाशीलता को लिया है कि सूरज जो है वो क्रियाशीलता का प्रतीक है। पृथ्वी का अर्थ होता है हमारे यहाँ पर धरती का ही ये पर्यायवाची है। बेचैन का अर्थ होता है बेचैन अर्थात घबराते हुए या परेशान से। तो ये कुछ शब्द थे जो हमने देखे। अब हम पंक्तियों का अनुवाद समझते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। देखो बच्चों, इससे पहले का जो पद्यांश था उसमें कवि ने यही कहा कि डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उन्हें गिरने से बचाता है उनके सिर्फ रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के किनारे। तो इससे पूर्ववर्ती पद्यांश में कवि ने कहा कि जब वो पतंग उड़ाते हैं तो गिरने का खौफ रहता है। कई तो बार तो छतों के किनारे आ जाते हैं, लगता है कि अब गिरेंगे, चोट आ जाएगी, लेकिन जो पतंग की डोर है वो उन्हें बचा लेती है, उन्हें थाम लेती है, उनकी रक्षा करती है। तो उसी के आगे कवि कह रहा है पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। जब वो आकाश में पतंगे उड़ाते हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो पतंगे नहीं उड़ा रहे हैं अपितु वह भी पतंगों के साथ उड़ रहे हैं। अर्थात उनमें इतना उत्साह है, इतना उनमें जो खेल के प्रति यह प्यार है, प्रेम है, वह हमें देखने को मिलता है। वो अपने शरीर के रंध्रों के सहारे अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से बच जाते हैं। तो बच्चों, पतंगे उड़ाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं, किसी की चिंता नहीं करते हैं, पूर्णतः लापरवाही ढंग से एक छत से दूसरी छत, दूसरी से तीसरी छत उछलते हैं, कूदते हैं, पतंगे लूटते हैं, पतंगे इकट्ठी करते हैं और स्वच्छंद होकर पतंगे उड़ाते हैं। लेकिन इस स्थिति में जहाँ कहीं भी उन्हें गिरने का, चोट लगने का भय होता है, डर होता है, वहाँ उनके रंध यानी रोम चित्र से निकलने वाला लयात्मकता संगीत उन्हें बचा लेता है, उनकी रक्षा करता है। इससे पहले वाला जो पद्यांश था उसमें देखो बच्चों, कवि ने कहा कि उनको पतंगों की डोर थाम लेती है, बचा लेती है। अब इस पद्यांश में कवि कह रहा है कि शरीर के जो रंध्र होते हैं वो उन्हें बचा लेते हैं। और भी निडर होकर देखो, और बच जाते हैं तब तो, और गिरते नहीं हैं जब उन्हें चोट नहीं आती है, तब वह और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। और जब चोट नहीं आती है, आराम से पतंगे उड़ाते हैं, तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उन्हें डर खौफ जो होता है वो सब कुछ चला जाता है। और प्रातःकाल जो सुनहला लालिमा लिए हुए सुंदर जो सूर्य निकलता है, उस सूर्य के समान वो सामने आते हैं, उदित होते हैं और अधिक एक्टिव अर्थात क्रियाशील हो जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर सुनहले सूरज शब्द का अर्थ हम क्रियाशीलता से लेंगे। किससे लेंगे? क्रियाशीलता से लेंगे। यहाँ पर सूर्य जो है वो क्रियाशीलता का प्रतीक कवि ने बताया है कि जैसे सूर्य उदय होता है प्रातःकाल, पुनः वो उदय होने के बाद में और ज़्यादा तरोताज़ा अच्छा दिखाई देता है, वैसे ही बच्चे एक बार जब बच जाते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, फिर दूसरे दिन पतंगे उड़ाते हैं, तो वो सूरज की तरह क्रियाशील, बहुत ही एक्टिव दिखाई देते हैं। पृथ्वी और तेज घूमती हुई आती हैं उनके बेचैन पैरों के पास। और इतना ही नहीं, जो धरती है उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो धरती घूम घूम करके उनके कोमल मुलायम जो पैर है उनका स्पर्श कर लेना चाहती है। तो बच्चों, इसमें जो है ज़्यादा कठिन जो कोई बात है वो कवि ने नहीं कही है,
बहुत ही सरल सहज साधारण भाषा में बिंबात्मकता का प्रयोग करते हुए कवि ने अपने विचार रखे हैं। और कवि यही कहता है कि वो स्वच्छंद होकर पतंगे उड़ाते हैं, झुंड में पतंगे उड़ाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं, किलकारियाँ भरते हैं, किसी की भी उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है और उनके जहाँ कहीं भी गिरने का, चोट लगने का भय रहता है, वहाँ कभी पतंग की डोर उन्हें थाम लेती है तो कभी रोम छिद्र उन्हें बचाते हैं। और ऐसा लगता है कि प्रति खुद मानो कि उनके पैरों की कोमलता का स्पर्श करना चाहती हो। तो इस तरीके से अपने भाव कवि ने जो है पतंग शीर्षक कविता में रखे हैं। अब बच्चों इस कविता से कुछ प्रश्नोत्तर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, वो भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि भाग नंबर 1, 2 और 3 में हमने 3 पद्यांशों का अध्ययन किया। तो भाग नंबर 3 की आज की जो कक्षा है उसमें हमारे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कौन है जो पतंगों के सहारे उड़ रहा है या वो कैसे उड़ रहे हैं? कौन है जो पतंगों के सहारे उड़ रहा है या वो कैसे उड़ रहे हैं? मान लीजिए कि आपके ये क्वेश्चन आ जाए। ये क्वेश्चन बच्चों इस पैराग्राफ के अंदर से बना हुआ है कि कौन है जो पतंगों के सहारे उड़ रहा है और वो कैसे उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन है का उत्तर यहाँ मिलेगा हमें, वैसे पतंगों के साथ साथ सहारे वे भी उड़ रहे हैं। तो वे यहाँ पर बच्चे हैं। उड़ किसके सहारे रहे हैं? रंदों के सहारे। तो आप लिखेंगे पतंग शीर्षक कविता में पतंगों के सहारे बच्चे उड़ रहे हैं। बच्चे जो है पतंगे उड़ा रहे हैं या उड़ रहे हैं और वो अपने रोम छिद्रों के सहारे उड़ने का कार्य कर रहे हैं। नंबर 2 पर आपके क्वेश्चन आ सकता है, गिरकर बचने पर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि गिरकर जब बच्चे बच जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? एक बार वो गिर गया, फिर वह उठा, दूसरी बार गिर गया, चोट लगी, फिर वह उठा, लेकिन उससे उसकी जो मनोदशा थी, मानसिक स्थिति थी, वो कैसी होगी? यह कवि हमें पूछ रहा है कि गिरकर उठने पर वो क्या करते हैं या उनकी कैसी स्थिति या क्या मनोदशा होती है। तो देखो बच्चों यहाँ पर लिखा है कि और भी किनारों से और बच जाते हैं तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। कि जब बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते गिर जाते हैं तो वो घबराते नहीं हैं और अधिक निडर होकर साहस के साथ में, हिम्मत के साथ में वो जो है सामने आते हैं। और जिस प्रकार प्रातःकालीन सूर्य अधिक क्रियाशीलता के साथ उदित होता है, निकलता है, प्रकाश फैलाता है, उसी तरह वो स्वच्छंद होकर क्रियाशील होते हैं, एक्टिव बन जाते हैं। नंबर 3 पर मान लीजिए आपके आ जाए कि सुनहले सूरज से कवि क्या बताना चाह रहा है। तो सुनहले सूरज के माध्यम से कवि बच्चों की क्रियाशीलता के बारे में बताना चाह रहा है। पृथ्वी नंबर 4 पर हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी बच्चों के बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है। किस प्रकार आती है? तो बच्चों पृथ्वी बच्चों के पैरों के पास घूमते हुए आती है। तो यहाँ पर पैरों के पास घूमते हुए आना, यह जो है वो गतिशीलता का प्रतीक है। यह शब्द हमें गतिशीलता का प्रतीक है या प्रतीक लग रहा है, क्योंकि पृथ्वी का घूमना, बच्चों के कोमल तलवों का स्पर्श करना, ये सब बच्चों की गतिशीलता को दिखाता है। ये तो बच्चों भावात्मक हमारे भाव सौंदर्य से संबंधित क्वेश्चन हुए। अब मान लीजिए कलात्मक ही आपसे पूछ ले कि कलात्मक में आपसे पूछ लिया जाए या कला पक्ष से संबंधित आपसे पूछ लिया जाए तो कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि इस पद्यांश की भाषा शैली बताइए, इस पद्यांश की भाषा शैली बताइए। तो बच्चों भाषा शैली की बात करते हैं तो आलोक धनवा जी नई कविता के कवि हैं। सन 1960-70 के बीच के दशक में इनका लेखन कार्य रहा है। परिणाम स्वरूप आप लिखेंगे आलोक धनवा की पतंग शीर्षक कविता में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है और लाक्षणिक शैली इन्होंने काम में ली है।
नंबर 2 पर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रस्तुत कविता में अलंकार कौन कौन से आए हैं। तो बच्चों, जब हम अलंकारों की बात करते हैं तो तीनों ही पद्यांशों में, प्रथम ले ले, द्वितीय ले ले या तीसरा पद्यांश ले ले, हमें एक अलंकार तो सर्वत्र देखने को मिलेगा और वो है हमारा मानवीकरण अलंकार। इन्होंने अनुप्रास का भी प्रयोग किया है, रूपक का भी प्रयोग किया है और मानवीकरण का भी प्रयोग किया है। इसके साथ साथ बच्चों, कई बार कई पद्यांश में, चाहे प्रथम ले, द्वितीय ले, तृतीय ले, शब्दों की पुनरावृत्ति होने से हमें यहाँ पर जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है वो भी देखने को मिलता है। नंबर 3 पर मान लीजिए यही 30 नंबर का आपका पद्यांश है, इसमें से पूछ ले कि इस पद्यांश की बिंब योजना समझाइए या बिंब योजना पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों, बिंब के बारे में मैंने आपको भाग नंबर 1 की कक्षा में भी बताया। द्वितीय और तृतीय पद्यांश की जो कक्षाएँ हमारी हुई थी उनमें भी हमने बिंबों को जाना। और अब इसमें अगर हम बिंब निकालते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कवि कह रहा है, और भी निडर होकर सुनहले सूर्य के सामने आते हैं, और भी घूमती हुई पृथ्वी दिखाई देती है। तो पृथ्वी का घूमना, कवि कह रहा है पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देती है। तो पृथ्वी का घूमना ये जो क्रियाशीलता या गतिशीलता का सूचक है। इस पंक्ति को, इस वाक्य को देखते ही, पढ़ते ही हमारे दिमाग में तुरंत ऐसा लगता है कि मान लो पृथ्वी हमारे सामने घूम रही है, और ऐसा दृश्य, ऐसा सीन हमारे मन मानस में उभर आता है या हम ऐसा सोचने लग जाते हैं। परिणाम स्वरूप बच्चों, हमें यहाँ पर बिंबों में दृश्य बिंब देखने को मिलेगा। जबकि हमने प्रथम और द्वितीय पद्यांश की जो कक्षाएँ देखी थी उनमें देखा कि खरगोश की तरह लाल आके शरद आया पुलों को पार करते हुए, घंटी बजाते हुए, अपनी नई तेज साइकिल चलाते हुए, तो वहाँ पर घंटी ध्वन्यात्मक शब्द या ध्वनि का सूचक है, तो वहाँ हमने सर्वे बिंब भी देखा। इसके अतिरिक्त बच्चों, द्वितीय पद्यांश जो हमारा था वहाँ पर कवि ने मुलायम शब्द का प्रयोग भी किया। परिणाम स्वरूप हमें वहाँ स्पर्श बिंब भी देखने को मिला। तो बिंब योजना के अंतर्गत कवि ने सर्वे बिंब, दृश्य बिंब, स्पर्श बिंब, सभी प्रकार के बिंबों का उचित प्रयोग किया है। तो बच्चों, हमारी आलोक धनवाजी की जो पतंग शीर्षक कविता थी वह 3 कक्षाओं के अंतर्गत अच्छी तरीके से हमने अध्ययन किया। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इन वीडियो कक्षाओं को देख करके आप व्याख्याएँ सप्रसंग सहित अपनी हिंदी का जो रजिस्टर है, कॉपी है, उसमें लिखे भी और साथ साथ में याद भी करें।